हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स चल रहे हैं और हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। तो आज का एक और हमारा नया प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दोस्तों फिजिक्स के, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, तीनों के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों एक फार्मूला हमें बताया जाता है कि k इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो m है ये किसी पिंड का मास है यानी कि द्रव्यमान है, और v उसकी गतिज ऊर्जा है। तो हमसे ये कहा जा रहा है, हमें सिर्फ यहाँ पर इसकी वेग के बारे में बात हो रही है कि यहाँ की इसकी वेलोसिटी के बारे में बात की जा रही है कि अगर इसका वेग जो है दो गुना कर दिया जाए, यानी कि वेग v की वैल्यू कितनी कर दी जाए, दो कर दी जाए, तो यहाँ पे दो का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, चार। तो यहाँ पर हमारी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, नई गतिज ऊर्जा, तो इसकी नई गतिज ऊर्जा हो जाएगी चार गुनी। यहाँ पर इसके बारे में दिया भी गया है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यदि वेग को बदलकर टू वी कर दिया जाए तो यहाँ से नई गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, फोर इंटू हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है कि गतिज ऊर्जा वेग के समानुपाती होती है, अतः वेग वेग दो गुना होने पर गतिज ऊर्जा चार गुनी हमारी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था हमारे लिए दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये थर्ड लॉ जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम से संबंधित है। यहाँ पर जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसमें दिया गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यह बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए क्या यहाँ पर दिया गया कि रॉकेट का ऊपर उड़ना, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना, तथा नाव से कूदते समय नाव का पीछे हटना। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस स्थिति में संभव होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण हमेशा क्रांति कोण से बड़ा हो। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें दोस्तों दी गई हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण आई के मान सदैव क्रांतिक कोण IC से अधिक होना चाहिए। अनुप्रयोग यहाँ पर क्या दिया कि हीरे का अत्यधिक चमकना, ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना एवं मरीचिका का बनना, ये सब हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ही एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव्स किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो जो हमारी ध्वनि तरंगें होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगों की उदाहरण है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में दोलन करते हैं। इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम यानी कि ठोस, द्रव, गैस होना आवश्यक है। अगर वैक्यूम है यानी कि कोई माध्यम नहीं उपस्थित है उसमें ध्वनि क्या करेगी, गमन नहीं कर पाएगी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि मुख्य बिंदु में क्या है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है तथा सबसे कम कहाँ पर होती है, गैस में। दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ध्वनि की सबसे अधिक चाल कहाँ पर होती है, तो होती है ठोस में, और सबसे कम दोस्तों कहाँ पर होती है, सबसे कम चाल होती है हमारी गैस में। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार की लंबाई दो गुनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों चालक तार के प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो अब यहाँ पर दिया गया है कि यदि चालक तार की लंबाई दो गुनी कर दी जाए, ये जो चालक तार की लंबाई हमारी होती है L होती है दोस्तों, तो यहाँ पर ए की बात और रो की बात नहीं हो रही है। यानी कि अगर इसको हम लोग दो गुना कर देंगे तो हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पहले से हमारा प्रतिरोध दो गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी दिया गया, प्रतिरोध का सूत्र R इक्वल टू रो एल बाई होता है, जहाँ L चालक की लंबाई है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तथा प्रतिरोध R लंबाई L के सीधा समानुपाती होता है। ध्यान दें तार को खींचकर लंबाई दोगुनी की जाएगी तो ये प्रतिरोध जो है वो चार गुना, यहाँ पे दोस्तों कुछ दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर प्रतिरोध और क्षेत्रफल के बारे में बात करें, अगर तार की लंबाई को अगर हम लोग दो गुना करेंगे तो उसका क्षेत्रफल होने का प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, चार गुना हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर दोस्तों। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वन अपॉन एफ। ये दोस्तों किसका है, लेंस की क्षमता निकालने का फार्मूला होता है, और ये कब काम आता है, जब फोकस दूरी हमारी मीटर में दी गई होती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है जबकि अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए जैसे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस तथा दूर दृष्टि के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरी याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, जबकि दूर दृष्टि के लिए हमारा उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग
करते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 7 नंबर, कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है यानी कि स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या पृथ्वी की सतह से नीचे जाएं तो क्या होता है, हमारा स्मॉल जी का मान क्या होता है, लगातार घटता है। इसका रीजन क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर खदान में गहराई में नीचे जाने पर दोनों से गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी बराबर 0 होता है, ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक तथा इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम मान होता है। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का औसत मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में दोस्तों आएगा और लगातार आता रहेगा। इसका जो 8वां क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है वॉट। यहाँ पर दिया गया कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू W/T, या दोस्तों हम लोग इसको और भी लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसमें P इक्वल टू VI भी हम लोग इसको लिख देते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फार्मूला रहने वाला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, और यहाँ से हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर बनकर आएगा। दोस्तों एक यहाँ पे क्वेश्चन और दिया गया है, यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन दिए गए कि जो 1 हॉर्स पावर होता है उसमें कितने वॉट होते हैं, तो उसमें 746 वॉट होते हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो हमारा 1 किलो वॉट होता है तो किसके बराबर होता है, तो वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, यानी कि 1 यूनिट के बराबर ये हमारी वैल्यू होती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर दो दिए गए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो आप जरूर से याद करिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, ये हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है, तो यानी कि परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज किया गया है। तो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी वो हेनरी मोजनी ने दी थी। इनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें कुल 7 आवर्त है तथा 18 वर्ग हैं। दोस्तों ये हमारे लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 2 होता है तो विलयन किस प्रकृति का होगा। तो दोस्तों हमें एक बात पता होनी चाहिए कि अगर हमारे विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो दोस्तों वो अम्लीय प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा दोस्तों, तो अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा तुम्हारा किस प्रकृति का हो जाएगा, तो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। और दोस्तों जितनी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वो उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, और जितनी वैल्यू 7 के पास में होगी वो उतना दुर्बल अम्ल होता जाएगा। तो ये जो जिसका पीएच वैल्यू 2 होगी वो प्रबल अम्ल होगा। क्या होगा दोस्तों, वो प्रबल अम्ल हमारा हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर देखिए, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी वो उदासीन होगा, जैसे कि हमारा जल होता है। जिसकी वैल्यू 7 से बहुत कम होगी वो उतना प्रबल होगा, वो उतना तीव्र अम्ल होगा, और जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाएगी वो हमारा क्षार बन जाएगा। इसका 11वां क्वेश्चन दिया गया कि अम्ल एवं क्षार की आपस में अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपने ये वाली रिएक्शन जरूर पढ़ी होगी क्लास 10th 11th 12th में कि HCl प्लस NOH जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा, तो हमारा बन जाता है NaCl, ये हमारा लवण बन जाता है, और साथ में क्या बनता है, इसके साथ में हमारा जल बनता है। तो दोस्तों एक ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग HCl की रिएक्शन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। तो दोस्तों ये कौन सी अपक्रिया होती है, वो होती है उदासीनीकरण अपक्रिया। यहाँ पर दोस्तों हमारे दी भी गई रिएक्शन कि अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल, यही वाली रिएक्शन आपको दिखाई भी गई यहाँ पर। इस प्रक्रिया में जल का H आयन और क्षार का OH आयन आपस में मिलकर जल का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसका दोस्तों फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2, दोस्तों इसका फार्मूला होता है। अगर हम लोग उसका जिप्सम की बात करें, जिप्सम की, तो जिप्सम का भी फार्मूला लगभग सेम ही होता है, बस में जो जल के आयन होते हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ पर होता है CaSO4 इंटू 2H2। तो दोस्तों ये जिप्सम हमारा नीचे वाला होता है, और ये ऊपर वाला हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, और ये हमारा नीचे वाला दोस्तों जिप्सम है। तो यहाँ पर क्या देगा कि इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम को जब हम लोग 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो पीओपी बन के हमारा आता है, और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में हम लोग पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रसोई गैस यानी कि एलपीजी में मुख्य घटक के रूप में कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं। तो हमारी जो एलपीजी गैस होती है उसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस मुख्यतः पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया कि एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैस पाई जाती है, ये गंधहीन गैस है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया कि गैस रिसाव की पहचान के लिए
इसमें तीखी गंध वाली एक चीज़ एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, यानी कि जो हमारी गैस की लीकेज होती है उसको पता लगाने के इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, तो उसमें मिलाते हैं एथिल मरकैप्टन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक NaCl में किस प्रकार का रासायनिक बंध पाया जाता है, तो इसका आंसर है आयनिक बंध। धातु सोडियम Na+ और अधातु क्लोरीन Cl- के बीच इलेक्ट्रॉन पूर्ण स्थानांतरण से निर्मित बंध को आयनिक बंध कहते हैं। यह बंध बहुत मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षक बल से बंधा होता है। तो ये दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसका आंसर है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसका भार लगभग 2 किलोग्राम होता है। यकृत से हमारा बाइल यानी कि पित्तरस निकलता है, जो वसा को जो है पचाने में मदद करता है। जबकि इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड। इस बार अगला क्वेश्चन 17 नंबर का दिया गया कि रक्त ब्लड में ऑक्सीजन O2 का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। तो जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः हीमोग्लोबिन की मदद से किया जाता है। आरबीसी में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया यानी कि रोग रक्त की कमी नामक का एक रोग हो जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है। तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। यह रक्त से अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिक एसिड से छानकर मूत्र का निर्माण करता है। ध्यान रखें, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा होता है, इसकी एक इकाई होती है। इसका अगला ही क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहा जाता है। तो कोशिका ऊर्जाग्रह होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो अगला क्वेश्चन है कि मानव के दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है 46। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक यानी कि पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों की हरित लवक कोशिका में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा के अवशोषित करता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। इसके बाद से जो 22वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किस अंग के द्वारा किया जाता है। जिसका राइट आंसर है अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय की लैंगरहंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह रक्त में ग्लूकोज शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से रक्त में शुगर बढ़ जाता है और इससे मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हमें हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं, यानी कि चैम्बर्स पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है कि 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 ऊपरी कक्ष दायां बायां आलिंद होता है, जबकि 2 निचले कक्ष दायां बायां निलय होता है। यह संरचना ऑक्सीजनित और अनऑक्सीजनित रक्त को अलग रखता है। जैसे कि मछली में 2 कक्ष, उभयचर मछली मेढक में 3 कक्ष तथा पक्षियों या स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है तथा इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो जो विटामिन डी होती है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। इसकी कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग और वयस्क लोग में ऑस्टियोमलेशिया नामक का रोग हो जाता है। सूर्य का प्रकाश समय त्वचा में विटामिन डी के संश्लेषण का प्राकृतिक स्रोत होता है। इसका आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, एड्स रोग किस विषाणु वायरस के संक्रमण के कारण होता है। तो इसका आंसर है HIV। तो दोस्तों ये कुछ आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू।